विभाग के राज्य मंत्री श्री के.पी. मलिक जी, प्रदेश के मुख्य सचिव श्री मनोज कुमार सिंह जी, प्रमुख सचिव पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग श्री अनिल कुमार जी, प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं विभागाध्यक्ष वन श्री सुनील कुमार जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित वन विभाग के सभी अधिकारीगण, पर्यावरणविद और इंटरनेशनल बायोडायवर्सिटी डे के अवसर पर पर्यावरण से संबंधित विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिताओं में भाग लेने वाले सभी प्रतिभागी छात्र छात्राएं और उपस्थित बहन और भाइयों, मैं सबसे पहले इस नेशनल सेमिनार के लिए उत्तर प्रदेश के वन विभाग को और इससे जुड़े हुए स्टेट बायोडायवर्सिटी बोर्ड के अधिकारियों को हृदय से धन्यवाद देते हुए आप सबकी उपस्थिति के लिए आपका स्वागत करता हूं। बायोडायवर्सिटी का हमारे जीवन में क्या महत्व है, मुझे लगता है कि भारत से ज्यादा कोई अन्य इसके महत्व को नहीं समझ सकता। आप याद करिए, जब भी किसी भी सनातन धर्मावलंबी के घर में कोई मांगलिक अनुष्ठान होता है तो शांति पाठ होती है। उस शांति पाठ की शुरुआत केवल वहां पर रहने वाले व्यक्ति के कल्याण के लिए नहीं होती है, उसकी शुरुआत ही होती है कि द्यो शांति, पृथ्वी शांति, अंतरिक्ष शांति, आपह यानी जल में भी शांति हो, यानी वह संपूर्ण चराचर जगत के कल्याण की कामना के साथ वह मांगलिक अनुष्ठान शुरू होता है। और यह कहां से आया? यह वेद के उस महत्वपूर्ण सूत्र से निकला हुआ है जो हमारे वैदिक ऋषियों ने इस सृष्टि के संरक्षण के लिए हम सब से एक आश्वस्ति चाहिए थी। यानी वैदिक ऋषि किस बात का आश्वासन हमें चाहता है? इस बात का आश्वासन चाहता है कि अगर मनुष्य को बने रहना है तो याद रखना, हमें इस चराचर जगत के बारे में सोचना पड़ेगा। केवल मनुष्य के बारे में नहीं, केवल जीवों के बारे में नहीं, केवल जंतुओं के बारे में नहीं, हमें उसकी उस पूरी विविधता के बारे में जिस पर जीवन चक्र आधारित है, इन सब के बारे में सोचना पड़ेगा। और इसीलिए तो अथर्ववेद ने कहा है कि धरती हमारी माता है, हम सब इसके पुत्र हैं। तो एक पुत्र के नाते हम अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन कितना कर पा रहे हैं, यह आज एक प्रश्न हम सब के सामने है। और इसीलिए दुनिया के मंचों में 1992 में इसमें चर्चा प्रारंभ हुई होगी। प्रधानमंत्री मोदी जी ने दुनिया को इस बात के लिए आश्वस्त किया कि 2070 तक भारत नेट जीरो के लक्ष्य को प्राप्त करेगा। लेकिन इस लक्ष्य को प्राप्त करने का काम केवल सरकार के स्तर पर नहीं, बल्कि हम सबके सामूहिक प्रयास से जब एक कार्यक्रम आगे बढ़ेंगे तो इसके परिणाम हमारे सामने देखने को मिलेंगे। खासतौर पर आप देखते होंगे इन सभी बातों को लेकर के मैं इस बात को मानता हूं कि जो व्यक्ति प्रकृति के जितने अधिक नजदीक रहेगा वह उतना ही
अपने को स्वस्थ महसूस करेगा। और आज इसके बहुत सारे अच्छे प्रयास हमारे स्तर पर हो सकते हैं। कैसे हम इन कार्यक्रमों को आगे बढ़ा सकते हैं, और इन कार्यक्रमों को लेकर के ही उत्तर प्रदेश का जो हमारा बायोडायवर्सिटी बोर्ड है, उसने भी इन चीजों को लेकर के एक नए अभियान को आगे बढ़ाने के कार्यक्रम को, जिसे लेकर के आज नेशनल सेमिनार भी यहां पर आयोजित किया गया है, जिसका विजन ही इस बात को लेकर के है कि हम लोग इस अवसर पर एक हार्मोनी विद नेचर एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, यानी प्रकृति और सतत विकास में समन्वय, एक सामंजस्य कैसे हम बना सकें। आप देख रहे होंगे, यानी हमें प्रकृति के साथ, पर्यावरण केवल मनुष्य नहीं है, जीव नहीं है, जीव जंतु और वहां की भौगोलिक और स्थानीय पारिस्थितिकी, इन सब को मिलाकर के जो एक उस वहां की जो एक वातावरण बनता है, वो अपने आप में पर्यावरण कहलाता है। यानी प्रकृति और पुरुष का एक समन्वित जो रूप है, वही पर्यावरण है। लेकिन उसमें समन्वय बनाने का काम किस रूप में हो सकता है? आज हम लोग देखते हैं, हर कार्य के लिए हम लोग सरकार पर निर्भर होते हैं। आप याद करिए, पहले प्राचीन समय में हम लोग इस बात को देखते थे हर गांव में, और ये राजस्व संहिता का हिस्सा भी होता था। हर गांव में खलिहान की भूमि होती थी, लोग खेतों में आग नहीं लगाते थे, यानी फसल कटने के बाद पराली का व्यवस्थित प्रबंधन किस रूप में होता था, ये हम सबके संज्ञान में है। हम सब जानते हैं, प्राचीन यानी आज से कम 35-40 वर्ष पहले लोग इस बात को लेकर के बहुत आग्रही हुआ करते थे। गांव में खाद का गड्ढा भी एक होता था, जिसकी नौयत चेंज नहीं होती थी। खाद का गड्ढा है तो खाद का गड्ढा है। गांव का जितना भी सॉलिड वेस्ट होता था, उसको लोग वहां खाद के गड्ढे में डालते थे, और फिर साल भर में जब कंपोस्ट होता था, फिर उसको वहां से निकाल करके अपने खेतों में उसको डाल देते थे। कंपोस्ट के रूप में गांव के अपने खेत में किसान उसका उपयोग करता था, गांव के लोग अपने खेतों में करते थे। अगली बार के लिए गड्ढा तैयार हो जाता था। हर गांव में तालाब होता था। तालाब में गांव की नालियों का पानी नहीं जाता था। तालाब गांव में स्वच्छता के प्रतीक होते थे। लोग उस जल को ग्रहण भी करते थे। बाहर का तालाब होता था तो गाय भैंस से भी उसका पानी पीते थे, लोग कपड़ा भी धो लेते थे। समय पर जैसे जैसे सुविधा बढ़ती गई, हमने गांव के खाद के गड्ढे को भी कब्जा करवा दिया। खलिहान की भूमि पे कब्जा हो गया, गौचर भूमि पे भी कब्जा हो गया, और गांव के तालाब को हम लोगों ने गांव के ड्रेनेज को उड़ेलने का एक माध्यम बना दिया। इसने नई नई बीमारियां भी दी, तमाम प्रकार की नई बीमारियां। इंसेफ्लाइटिस वहीं से शुरू होता है। मच्छर होंगे तो उस मच्छर से मलेरिया भी फैलेगा, उस मच्छर से तमाम प्रकार की अन्य बीमारियां भी उसके माध्यम से फैलेंगी। यानी स्वयं मनुष्य के द्वारा अपने स्वयं के स्वार्थ के लिए जो रणनीति अपनाई गई, वो स्वयं उसके लिए कैसे आत्मघाती सिद्ध हो रही है, ये आप देख सकते हैं। और इसीलिए आज हम इन बातों पर जरूर विचार करें कि क्या हर कार्य के लिए सरकार पर ही निर्भर रह करके हम कर सकते थे? पहले गांव तो आत्मनिर्भर हुआ करते थे। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने ग्राम स्वराज की बात की। एक ग्राम स्वराज का एक मॉडल था हमारा गांव। विवाद नहीं थे, गांव के लोग मिल बैठ करके पंचायत पंच परमेश्वर के सामने उन समस्याओं का समाधान करते थे। तालाब की भूमि आरक्षित होती थी, खलिहान की भूमि आरक्षित होती थी, गौचर की भूमि आरक्षित होती थी, खाद का गड्ढा आरक्षित होता था।
गांव का पूरा सॉलिड वेस्ट खाद के गड्ढे में जाएगा, फसल खलिहान में आएगी, गौचर भूमि गाय के चराने के लिए उपयोग में आएगी। कोई व्यक्ति व्यक्तिगत रूप से उस पर काबिज नहीं हो सकता था। और गांव में हर व्यक्ति ने तो अपना सोख्ता बना के रखा हुआ था, या फिर गांव की नाली गांव के बाहर कहीं जाकर के दूर उसको बहा दिया जाता था। आवश्यकता भी कम थी। लोग प्रकृति की पूजा करते थे, जल स्रोत की पूजा करते थे। हर उस पवित्र कार्य को हम लोगों ने अपनी आराधना से जोड़ा था, जो मनुष्य के जीवन के लिए और जीव सृष्टि के लिए उपयुक्त था। कौन सा ऐसा जीव है जिसको हम सनातन धर्मावलंबी किसी न किसी देवी देवता के साथ न जोड़ते हो? कौन सा ऐसा है? और हमारा पूरा जीवन ही उस पूरी यानी जीव जगत के साथ जुड़ी हुई थी। हमने पेड़ों की भी पूजा की है, उनके साथ भी हमारे ऋषि परंपरा ने तो हमें यही बात कही कि पीपल को नहीं काटना चाहिए, बरगद को नहीं काटना चाहिए। पीपल में किसी देवता का वास बता दिया, बरगद में किसी का वास बता दिया, नीम, आम, अन्य सभी में किसी न किसी का वास, यहां तक कि दूबा में भी बता दिया, उसकी भी पूजा करनी है। यानी पूजा किसकी? जिसका हम संरक्षण कर सकें। यह भी बता दिया कि पहला जो ग्रास है वो गाय का होगा, अंतिम ग्रास होगा कुत्ते का। मुझे बचपन की याद है, अगर घर में कभी बरसात के समय चींटियां निकलती थी तो घर के बड़े बुजुर्ग क्या कहते थे? ये देखो चीनी और आटा मिला करके इसमें डाल दो, ये अपने आप चली जाएंगे। और हम आश्चर्य करते थे, जैसे ही चीनी और आटा थोड़ा सा वहां गिरा दिया, वे कुछ देर में सब गायब हो जाती थी, फैलती नहीं थी। आज अगर आप देखेंगे कहीं चींटी निकल गई तो लोग लेके आएंगे, कोई स्प्रे कर देंगे, उसको मार डालेंगे। पहले मारते नहीं थे, थोड़ा सा आटा और चीनी मिलाकर के वहां डाल देते थे, वो यानी कुछ ही मिनटों में सब उसको खा करके लेकर के गायब हो जाते थे। यानी समन्वय पहले था और उन सब के साथ मिलकर के जीवन चक्र संचालित होता था, लोग खुशहाल थे। आज हमने डेवलपमेंट के जिस मॉडल को अंगीकार करना प्रारंभ किया है, यही हमारे लिए आत्मघाती भी सिद्ध होता हुआ दिखाई दे रहा है। आज भी मैं बार बार इस बात को कहता हूं कि हम ग्रामीण क्षेत्र में या अर्बन बॉडीज में भी वाटर ट्रीटमेंट के कुछ देसी पद्धति अपना सकते हैं। नेचुरल प्रोसेस के साथ हम उसको आगे बढ़ा सकते हैं। हमें इस पे कार्य करना होगा। यह आवश्यक नहीं कि हर कार्य को हम लोग आज के इस युग में हर को मैकेनाइज कर लें। हम ड्रेनेज को भी एसटीपी में ले जाना चाहते हैं, सीवर को भी एसटीपी में ले जाना चाहते हैं, औद्योगिक कचरे को भी एसटीपी की तरफ ले जाना चाहते हैं। क्या आवश्यक नहीं है। जहां पे एसटीपी की आवश्यकता है वहां उसका उपयोग हो, लेकिन जहां पर सामान्य ड्रेनेज है उस ड्रेनेज को हम सामान्य नेचुरल प्रोसेस के माध्यम से भी हम उसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। और जहां पे लोगों ने थोड़ा प्रयास किया उसके बहुत अच्छे परिणाम सामने आए हैं। और मुझे लगता है कि उस दिशा में हम सबको उन सभी मुद्दों पर आज की इस नेशनल सेमिनार में इन सब पर चर्चा करने, उसके लिए अलग अलग टीमों का गठन करने, अलग अलग स्तर पर उन प्रयासों को आगे बढ़ाने की दिशा में कार्य करना होगा। मुझे कभी कभी जीवों के उस अचानक बदले हुए व्यवहार को देख करके आश्चर्य होता है। याद रखना, कोई जंगली जानवर अचानक हिंसक नहीं होता, अचानक हिंसक नहीं होता है, कारण जरूर होगा कोई। उसका कारण क्या है? हमें उस पर विचार करना होगा
और मुझे प्रसन्नता है उत्तर प्रदेश के वन विभाग ने पिछले 8 वर्ष में 210 करोड़ से अधिक वृक्षारोपण के कार्यक्रम को आगे बढ़ा करके उत्तर प्रदेश के फॉरेस्ट कवर को आगे बढ़ाने में मदद की। ये पर्यावरण के प्रति और प्रकृति के प्रति हमारी कृतज्ञता का एक छोटा सा उदाहरण हो सकता है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के प्रयास से नमामि गंगे परियोजना के बहुत अच्छे परिणाम सामने आए हैं। कानपुर नमामि गंगे परियोजना का जो सबसे क्रिटिकल पॉइंट माना जाता था, आज आप देखते होंगे और मुझे अंतःकरण से प्रसन्नता होती है कि हमारी देव नदी गंगा कानपुर में अविरल भी है और निर्मल भी है, वहां देखने को मिलता है। प्रकृति में ऐसी नौबत नहीं होनी चाहिए कि जिन जीवों ने कभी मनुष्यों पे उपकार किया हो, हम जटायु की बात करते हैं, पूरे रामायण कालखंड को आप देखेंगे तो रामायण का पहला बलिदानी है जटायु, और वह भी किसके लिए? माता जानकी की रक्षा करने के लिए अपने आप को बलिदान करता है। और आज जटायु अपने अस्तित्व के लिए इसी भारत भूमि पे तरस रहा है। हमें जटायु संरक्षण केंद्र बनाने पड़ रहे हैं। यानी जटायु संरक्षण के लिए हमें केंद्र बनाने पड़ रहे हैं। ऐसा नहीं कि वो अपनी मौत मर रहा है, नहीं, हमारे द्वारा केमिकल, फर्टिलाइजर और पशुओं को दी जाने वाली, पालतू पशुओं को दी जाने वाली दवाओं का दुष्परिणाम उसके जीवन के साथ देखने को मिल रहा है। तो हम अपनी परंपरा के प्रति कितने कृतज्ञ हैं, हम स्वयं इससे अनुमान लगा सकते हैं। यानी जटायु तो कोई नुकसान नहीं करता था, वो गिद्ध तो कोई नुकसान नहीं करता था, वह तो प्रकृति के शोधन का काम करता था, वह तो हमारे संरक्षण का ही काम करता था। मरे हुए जानवरों को ही खा करके प्रकृति की शुद्धि करता था। आज वो अपने अस्तित्व के लिए जूझ रहा है। पता नहीं किस बुद्धिमान व्यक्ति ने सभी देसी आम के पेड़ काटने के ऑर्डर दे दिए, काट डालो। जामुन के पेड़ काटने के ऑर्डर दे दिए। भाई जब आप लगा नहीं सकते तो काटने का आदेश कैसे दे रहे हैं? और इसीलिए आज इन सब मुद्दों पर विचार किए जाने की आवश्यकता है। इसको एक जन आंदोलन बनाने की आवश्यकता है। अलग अलग सेक्टर को चिन्हित करने की आवश्यकता है। यह सृष्टि केवल मनुष्य के लिए नहीं है, और मनुष्य को अगर अपने अस्तित्व को बचाना है तो उसको सभी जीवों के अस्तित्व के बारे में, जंतुओं के अस्तित्व के बारे में, जल स्रोतों के बारे में, उनके संरक्षण की दिशा में तो कार्य करना ही पड़ेगा। साथ साथ जो पर्यावरण का एक समन्वित रूप है, इन सब के बारे में भी गहन मंथन करते हुए उसको क्रियान्वित करने की दिशा में आगे बढ़ना पड़ेगा। एक साथ सामूहिक प्रयास का हिस्सा बनना चाहिए। इसमें सरकार भी बल लगे, पर्यावरणविद भी इसके साथ जुड़े, समाज के प्रबुद्ध जन भी इसके साथ जुड़े, आम जनमानस को भी अगर हम इसके साथ जोड़ करके इस अभियान का हिस्सा बना सकते हैं तो इसके सार्थक परिणाम हम सबके सामने आएंगे। और मुझे प्रसन्नता है कि उत्तर प्रदेश का हमारा जो बायोडायवर्सिटी बोर्ड है वह इस दिशा में कुछ प्रयास कर रहा है, जिसमें उन्होंने कंजर्वेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के बारे में, स्थानीय परंपरा, ज्ञान और संस्कृति के सम्मान के बारे में, जैव संसाधनों के अव्यय के पोषणीय उपयोग से सृजित लाभों को उचित और साम्यपूर्ण विवरण के बारे में, और जैव विविधता क्षरण पर प्रभावी नियंत्रण के बारे में
कुछ कार्यक्रमों को आगे बढ़ाया है, लेकिन इसमें और गति लाने की आवश्यकता है। इन सभी मुद्दों पर आप इस नेशनल सेमिनार में भी चर्चा करेंगे और किसी ठोस निष्कर्ष पर पहुंचेंगे, इस विश्वास के साथ मैं आज के इस इंटरनेशनल बायोडायवर्सिटी डे के अवसर पर आयोजित इस नेशनल सेमिनार के लिए आप सबको हृदय से एक बार फिर से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। हमारा पथलोक विकास का है। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस राष्ट्रीय संगोष्ठी 2025 का उद्घाटन मुख्यमंत्री की ओर से किया गया। साथ ही साथ कार्यक्रम को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संबोधित किया।